हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITR 4 कैसे फाइल किया जाता है। ITR 1 के ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका दे दूंगा। आज ये वीडियो है कि हम ITR 4 कैसे फाइल कर सकते हैं, और उससे पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ITR 4 कौन फाइल कर सकता है, कौन एलिजिबल होता है ITR 4 फाइल करने के लिए। तो उसका आंसर ये है, कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आप स्मॉल बिजनेस ओनर होने चाहिए। अब सर, स्मॉल बिजनेस ओनर कौन होते हैं? वो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। तो अगर आपने इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले रखा है तो आपके पास कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे GST में कॉम्पोजिशन स्कीम होती है ना छोटे छोटे टैक्स पेयर के लिए, सेम इनकम टैक्स में होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम। अच्छा, अब बात यहां पर ये मतलब जो क्वेश्चन ये अराइज होगा कि स्मॉल बिजनेस ओनर हम किसको बोलेंगे, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका जो भी सेल हो रही है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 2 करोड़ या उससे कम है, तो हम ये मानेंगे आप हो स्मॉल बिजनेस ओनर, और फिर आप 44AD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस केस में आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया, फिर आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। सर, ये जो स्कीम है आपने कहा कि छोटे छोटे टैक्स पेयर के लिए है, छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपली आपको जितनी भी सेल हो रही है, 2 करोड़ से नीचे जितनी भी सेल हो रही है, उसका आपको सिंपली या तो 8% या 6% वो निकालना है। अगर सब कुछ कैश में हो रही है सेल तो 8%, और अगर 95% आपकी जो सेल है वो अगर बैंक के थ्रू हो रही है तो फिर 6%। तो सिंपली जैसे आपकी सेल है सपोज 1 करोड़, तो आपको उसका 8% या 6% डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो आपको निकालना है, और ये आपकी क्या मानी जाएगी? टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर टैक्स निकाला जाता है। कोई दिमाग नहीं लगाना है कितना खर्चा हो रहा है, कितनी सैलरी जा रही है, कितना रिटर्न जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, ITR में जितनी भी आपकी सेल है वो दिखाना है, उसका 8% 6% जो भी आएगा वो आपको बता देना है, एंड उसके ऊपर उठा करके टैक्स पे कर देना है। इतना सिंपल सा ये ITR होने वाला है, और बहुत ही सिंपल होता है। तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। ये होता है ट्रेडिंग के लिए, और प्रोफेशनल के लिए होता है 44ADA। अब ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन होते हैं? वैसे तो हमने जो हमारा इनकम टैक्स का कोर्स है वहां पर मैंने इसको आराम से डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे हो गया मेडिकल प्रैक्टिशनर, और अगर हम लोग अपनी बात करें तो GST प्रैक्टिशनर, CA, CS, CMA, या कोई आर्किटेक्ट, तो इस तरह से लिस्ट है पूरी। तो वो जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होते हैं वो भी ITR 4 फाइल कर सकते हैं अगर उनका जो सेल है, जो प्रोफेशनल रिसीट है, वो 50 लाख या उससे कम है। अगर ये 50 लाख से ज्यादा होगा फिर आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहां पर क्या था? यहां पर 44AD में टोटल टर्नओवर का 8% या 6% था, बिकॉज ये ट्रेडिंग है। प्रोफेशनल के लिए ये 50% हो जाता है। जैसे अगर आपका जो सेल है मतलब टर्नओवर है वो 50 लाख है, तो उसका 50% हो गया 25 लाख। आपको 25 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये 40 लाख है तो 20 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जितनी भी आपका प्रोफेशनल रिसिट है उसका 50% निकालिए, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कहता है 44ADA। अच्छा, जो लोग 44AD या ADA लेते हैं उनको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की नीड नहीं होती है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक तो ज्यादा अब जो है आपको कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है टैक्स पे करने के लिए। सिंपली सेल दिखाइए, उसका 6% या 8%, प्रोफेशनल है तो 50%, और आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं करना है। तो एक और ये बेनिफिट हो जाता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। अच्छा सर आपने ये तो बता दिया है कि कौन कौन फाइल करने के लिए एलिजिबल है, कौन फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है ये भी देख लीजिए। अगर आपके पास कोई एसेट है कहां, इंडिया के बाहर, तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भी इनकम आ रही है जिसका सोर्स कहां का है, इंडिया के बाहर का है, तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं, ITR 4 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। आपने किसी भी कंपनी का अनलिस्टेड, अब देखिए यहां पर लिस्टेड शेयर नहीं है, अनलिस्टेड शेयर अगर आपने ले रखा है किसी कंपनी का तो ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, कितनी, अगर 5,000 तक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 5,000 से ऊपर है खेती किसानी की इनकम, तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपका TDS कटा हुआ है 194N में, अब ये सर क्या होता है TDS का सेक्शन, कैश विड्रॉल पर जब TDS कटता है, तो अगर 194N में TDS कटा है तो भी ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है अंडर 115 BBDA में, तो भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके ऊपर 44AD, ADA या 44AE अप्लाई नहीं होता है, सर ये कब अप्लाई नहीं होगा? अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, या प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ऊपर है, तो फिर आप ITR 4 फाइल
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक सेक्शन बचता है 44 AE। ये सर किसके लिए होता है? हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल देखने को बहुत कम मिलता है, तो इसको पता फटाफट समझ लीजिए कि भाई अगर आप गुड्स कैरिज, जो लोग सामान ले जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पर, GTA वगैरह हो गए या जिन जो ट्रक चलाते हैं, तो अगर आप गुड्स कैरिज के बिजनेस में हैं और आपके पास 10 ट्रक है या 10 व्हीकल है, तो फिर आप 44 AE में अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। कितनी? 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, अगर उसका जो वेट है वो 12 MT तक है, मेट्रिक टन। ठीक है, तो अभी इसको जब हम लोग ITR फाइल करेंगे तो वहां पर मैं इसको आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि सर कैसे मतलब कौन कौन है जो ITR 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं कहां पर? ITR 4 के ऊपर। अभी भी ITR 1 और ITR 4 आ चुके हैं, बट ऑनलाइन फाइल करने की फैसिलिटी अभी इनेबल नहीं हुई है। अभी अगर आपको फाइल करना है तो सिर्फ एक्सेल यूटिलिटी आ चुकी है, उसके थ्रू आप फाइल कर सकते हो। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूं यूटिलिटी के ऊपर। और ITR 1 की तरह ये भी बहुत इजी रिटर्न है, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। मैंने अभी बताया कि ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, तो बहुत ज्यादा दिमाग वहां पर लगाना नहीं होता है। देखिए पहला टैब होता है, इसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, भाई नाम वगैरह देना है, ठीक है, पैन नंबर क्या है, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको एंटर करनी है। मैं नीचे आता हूँ, ये आपसे पूछ रहा है कि आप ITR किस सेक्शन में फाइल करना चाहते हैं। इसको मैंने ITR 1 के लेक्चर में बताया हुआ है, फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर भी भाई ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो 139(1) कर दीजिएगा, अगर ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं 39(4) कर दीजिएगा, अगर रिवाइज कर रहे हैं 39(5) कर दीजिएगा, और अगर ड्यू डेट भी जा चुकी है, बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट भी जा चुकी है, तो AO आपको अलाउ कर सकता है, तब भी ITR आप फाइल कर सकते हो, बशर्ते आपको AO ने परमिशन दी हो। उस केस में आपको जो लास्ट ऑप्शन है ना, आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ये आपको करना है सिलेक्ट। ठीक हो गया जी? ठीक है सर, नीचे आते हैं। नीचे आना है, फिर अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो ये डिटेल यहां पर देनी है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। एक नया चीज ऐड हुआ है इस ईयर में, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC इन अर्लियर ईयर। पूछ रहा है क्या पिछले सालों में आपने कभी भी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है? अगर किया है यस, तो फिर आपसे ये पूछेगा 10IE फॉर्म। हमें पता है कि हम न्यू टैक्स रिजीम ऐसे नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, हमें उसके लिए फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ता है। तो अगर आपने यहां पर यस सेलेक्ट किया तो यहां पर आपको उसकी डिटेल देनी है, नहीं किया है तो आप इसको चुपचाप नो कर सकते हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आने वाले सालों के लिए और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ये पूछ रहा है कि क्या आपने पिछले सालों में न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया है, मतलब पहले कभी लिया था उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन हमें पता है कि न्यू टैक्स रिजीम अभी पिछले साल ही आया है, तो जिसने पिछले साल लिया होगा, अब तो वो अब ये जो साल है तो सेकंड ईयर है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ये इस साल के लिए इररिलेवेंट है। नीचे आते हैं। अब ये कह रहा है कि ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, इस साल आपको क्या करना है, कि आपको न्यू रिजीम में जाना है कि ओल्ड में रहना है। तो यहां से आपको यस और नो यहां पर सिलेक्ट करना है, ऑप्टिंग करना है कि नॉट ऑप्टिंग। तो अगर आप ओल्ड के लिए जाना चाहते हैं तो नॉट ऑप्टिंग, और अगर आप न्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म 10IE जो आपने फाइल किया है उसकी डेट ऑफ फाइलिंग और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां पर एंटर करना है। ठीक हो गया जी? मैं सीधे नीचे आता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आपके करंट अकाउंट में पूरे साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा आया है कि नहीं आया है। इसकी डिटेल आपको AIS से मिल जाएगी। क्या आपने पिछले साल में फॉरेन कंट्री के ट्रैवल में 2 लाख से ज्यादा खर्चा करा है? अगर हाँ तो वो आपको देना है। कह रहा है कि पिछले साल में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो सब मिला के क्या 1 लाख से ज्यादा आया है, यस नो, वो आपको देना है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको देनी है। फिर नीचे आते हैं, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह की डिटेल देनी है इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यहां से शुरू हो जाता है हमारा मेन ITR 4। देखिए सर, सैलरी के लिए तो ITR 1 जाता है, तो ये ITR 4 में डिटेल क्यों आ रही है? देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बंदा दिन भर सैलरी मतलब जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, और फिर शाम को पार्ट टाइम वो अपना बिजनेस भी चला सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीना उसने जॉब करी और 6 महीना अपना बिजनेस किया। तो ऐसे केस में भी आपको ITR 4 फाइल कर सकते हो, बिकॉज यहां पर सैलरी की डिटेल भी आप एंटर कर सकते हो, लेकिन आपकी सैलरी 50 लाख तक होनी चाहिए, तो उसकी डिटेल आप दे सकते हो ITR 4 में भी। नीचे आते हैं सर। नीचे आने के बाद अगर आप देखो यहां पर, तो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में भी कह रहा है। इट मींस अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी इनकम भी आप ITR 4 में रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है तो बिजनेस रिटर्न, लेकिन इसमें आप सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी इनकी इनकम भी रिपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो आप ITR 1, 2, 3, 4, 5 हर जगह आपको दिख जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अगर आपकी कोई अदर सोर्स की इनकम भी है तो वो आप यहां पर लिख सकते हो। अब चलते हैं मेन टैब की तरफ, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है वो होता है शेड्यूल BP, बिजनेस और प्रोफेशन। यहां पर देखिए डिटेल कैसे देनी है। पहला ऑप्शन ये आपसे कह रहा है नेम ऑफ द बिजनेस। तो भाई कोई भी बिजनेस हो सकता है आपका, हो सकता है आपका ABC एंटरप्राइजेस हो।
ठीक है। उसके बाद बिजनेस कोड ये आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका नेचर है वो यहां से आप कर सकते हो सिलेक्ट, सभी कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो यहां से आप कर सकते हो सिलेक्ट। फिर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो दे सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल होता है। एक से ज्यादा बिजनेस है तो उसकी डिटेल भी दे सकते हो, ऐड रो भी कर सकते हो। अब आते हैं यहां पर, मैंने आपको क्या बताया है, 44 एडी में आप 6% या 8% दोनों में से कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो। इससे कम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। जैसे सपोज अगर सब कुछ कैश में हो रहा है तो आप एनी अदर मोड में आकर के, सपोज आपकी इनकम है वो 1 करोड़ है, ठीक हो गया जी, ये 10 लाख है, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, अब पूरी कैश में हो रही है तो 8% आपको दिखाना है। तो अगर मैं यहां पर सिर्फ 5 लाख दिखा देता हूं जैसे, तो ये ले लेगा। लेकिन अब जब आप इसका आईटीआर फाइल कर दोगे ना, फिर आपके पास नोटिस आ सकता है, बिकॉज आप एक बार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जा रहे हैं तो ये ऑब्लिगेशन है कि आपको 6% या उससे ज्यादा ही दिखाना है, कम नहीं दिखा सकते हैं। तो 1 करोड़ का 8% होता है कितना, 8 लाख। तो आप या तो 8 लाख दिखाओगे या फिर इससे ज्यादा दिखा सकते हो, कम आप नहीं दिखा सकते अगर कैश में हो रहा है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अगर सब कुछ आपका बैंक में हो रहा है तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। वो बेनिफिट क्या होता है, वो बेनिफिट ये होता है कि आप फिर 6% तक अपना प्रॉफिट दिखा सकते हो। जहां पहले आपको 8 लाख पे टैक्स पे करना पड़ रहा था, अब सिर्फ 6 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेल 95% या उससे ज्यादा किसके थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब पेमेंट के थ्रू हो रही है, या फिर अकाउंट पे चेक है, या फिर आजकल यूपीआई आ गया है। वो सारी चीजें कहां कवर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर हो जाती हैं। तो आई होप यहां पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। ये तो हो गया 44 एडी। अभी बात कर लेते हैं 44 एडीए। सेम चीज है जैसे वहां पे था कि भाई जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसीट है, सपोज मेरी ग्रॉस रिसीट यहां पर है 30 लाख की, ठीक है, और मुझे 44 एडीए में क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे 50% या उससे ज्यादा दिखानी है अपनी इनकम। इट मींस यहां पर मैं या तो 15 लाख दिखाऊंगा या 15 लाख से ज्यादा दिखा सकता हूं, कम नहीं दिखा सकता, मुझे नोटिस आ जाएगा। जैसे ही मैं 50% से नीचे दिखाऊंगा फिर मेरे ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, फिर मैं आईटीआर 4 नहीं आईटीआर 3 फाइल करता हूं। तो यहां पर भी ये 50% वाला काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला आता है 44 एई, जो मैंने भी आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज। तो वहां पर आपको कैसे बताना है, यहां पर देखिए, मैंने बताया था अगर आपके पास 10 व्हीकल हैं तो उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी है। पहले तो यहां पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ठीक है सर। फिर यहां पर आपको बताना है कि वो आपका ओन्ड है, लीज्ड है, कि आपने किराए पे ले रखा है, जो कुछ भी है। फिर आपको यहां पर उसका मैट्रिक टन डिफाइन करना है, बिकॉज उसी बेस पर आपकी इनकम कैलकुलेट होगी। फिर आपको ये बताना है कितने महीने यूज किया है आपने, हो सकता है 12 महीने ना यूज किया हो, 10 महीने, 8 महीने, 5 महीने, ऐसे भी हो सकता है, वो यहां पर आपको देना है। और यहां पर ये पूरा आपके जो डाउट है ना वो क्लियर कर देगा। ये कह रहा है कि प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ए फॉर द गुड्स कैरेज कैसे कैलकुलेट करना है। अगर 12 मैट्रिक टन से ज्यादा है तो 1000 रुपए पर टन पर मंथ, अगर 12 एमटी से ज्यादा है। और अगर 12 एमटी से कम है तो फिर 7500 पर मंथ पर व्हीकल। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। तो आई होप यहां पे क्लियर हो गया होगा। इसको अगर आप पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा। वैसे 44 एई प्रैक्टिकली बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर हमें आईटीआर 4 फाइल करना होता है 44 एडी में और 44 एडीए में। एडी होता है ट्रेडिंग के लिए और एडीए होता है प्रोफेशनल के लिए। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। सीधे आते हैं, यहां पर आपको जीएसटी की डिटेल देनी है, भाई जीएसटी नंबर, उसमें क्या टर्नओवर आ रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर जो टर्नओवर आ रहा है ये एज पर जीएसटी रिटर्न है। तो जो आप यहां पर क्लेम करोगे ना अपना टर्नओवर, ऊपर आइए, यहां पर ये जो आप टर्नओवर यहां पर डिक्लेयर करोगे ये, और जो आपने नीचे जीएसटी की डिटेल दे रखी है पॉइंट नंबर E9 में, ये दोनों मैच होनी चाहिए। अगर ये मिसमैच हो गया तो या तो इनकम टैक्स से या जीएसटी से आपको नोटिस आ सकता है। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि जो टर्नओवर जीएसटी में है इनकम टैक्स में वही लेना है। ठीक हो गया, आगे चलें। उसके बाद देखिए यहां पे कंफ्यूजन लोगों को होता है कि सर यहां पे क्या डिटेल देनी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से सर आपने ये बोला है कि हमें कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है, और यहां पे ये हमसे सब कुछ पूछ रहा है। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो ये सारी चीजें कोई कंपलसरी नहीं होती है। अगर आपने बैलेंस शीट बना लिया है बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप सिंपली क्या, कुछ चीजें यहां पर बस आपको देनी होती है, जैसे कैश इन हैंड, ये आपको देना पड़ सकता है, और उसके अलावा आपका इन्वेंट्री, बस। बाकी आप चाहो ना तो इसको सबको 0-0 करके भी फाइल कर सकते हो, बिकॉज यहां पर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कैश इन हैंड आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो या ना करो, कैश इन हैंड आपको पता ही होता है अपने बिजनेस का, तो वो यहां पर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, और क्या पता होता है सर हमें, बैलेंस विद बैंक, ये तो बैंक स्टेटमेंट से आ जाता है, तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हो। उसके अलावा क्या पता हो सकता है हमें, हमारा स्टॉक कितना बचता है, तो वो आप यहां लिख सकते हो। तो जो जो डिटेल बिना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए आप जिनको पता लग सकता है, उनको आप क्या कर सकते हो, यहां दे सकते हो। और बुक्स ऑफ अकाउंट
कैसे मेंटेन करना है, मतलब अगर आप ज्यादा उस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो तो हमारे चैनल, मतलब इससे पहले वीडियो बना हुआ है अकाउंटिंग का एक्सेल सॉफ्टवेयर, जो इसी तरीके के छोटे छोटे व्यापारियों के लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन है छोटे छोटे टैक्स पेयर के लिए, सेम उसी तरह मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर बहुत हैवी खर्च नहीं कर सकते हैं, तो एक तरीके से आप लोगों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए प्रेजेंटिव टैक्सेशन मैं लेके आया हूं एक्सेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कॉस्ट कितनी है, बहुत मिनिमम है 349। अनलिमिटेड क्लाइंट आप मेंटेन कर सकते हो और उसमें आप आराम से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, किनकी, छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए। तो अगर वो एक्सेल सॉफ्टवेयर आपने परचेज नहीं किया है और आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया शेड्यूल, ये टैब कंप्लीट हो गया। जो जो टैब आप करते जाओगे आपको सिंपली क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है। अगर कोई एरर होगी तो वो बता देगा कि भाई ये चीजें आपने फिल नहीं करी हैं। ओके, अगला टैब बहुत इजी है, टीडीएस का है। जो टीडीएस आपके कटे हुए हैं इसकी डिटेल 26 से मिल जाती है, वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। आईटी में आ जाना है, जितना आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा है, एडवांस टैक्स पे करा है, उसकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। कोई टीसीएस कटा है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी सर। उसके अलावा एटीडी मेडिकल के लिए होता है, इसको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एटीजी डोनेशन के लिए होता है, अगर आपने डोनेशन दे रखा है तो उसकी डिटेल देनी है, वरना इसको छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए लास्ट टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में। यहाँ पर 80% चीजें जो आपने फिल करी है वहां से ऑटोमेटिक आती है। यहाँ पर प्लेस, वेरिफिकेशन, नाम, सन, डॉटर ऑफ, मतलब जिसका आप आईटीआर फाइल कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पर देने के बाद आपको क्या करना है, फिर फर्स्ट टैब में आना है और ऊपर आने के बाद क्या करना है आपने, यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा कैलकुलेट टैक्स का। पहले आपको कैलकुलेट टैक्स करना है और फिर जनरेट जेसन करनी है। एक बार आपकी जेसन जनरेट हो गई फिर आपको लॉगिन करके सीधे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये है एक्सेल यूटिलिटी, क्योंकि अभी तक हम ITR4 ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब ITR4 ऑनलाइन आ जाएगा तो वो इससे भी इजी होता है, बिकॉज उसमें कई चीजें प्रीफिल आ जाती हैं, तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज जरूर इंप्रूव हुई होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।